हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स के एक और नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा गणित। स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा गणित, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है डायनेमो। तो स्टूडेंट, जैसा कि नाम अगर अंग्रेजी में पढ़ा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जनरेटर का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, ठीक है, या बनाने वाला। तो स्टूडेंट, किसको बनाने वाला? अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा को बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला। तो हम एक ऐसे सिस्टम की पढ़ाई करने वाले हैं, एक ऐसे डिवाइस की पढ़ाई करने वाले हैं, जो कि कौन सी धारा बनाएगा? प्रत्यावर्ती धारा को जो है उत्पन्न करेगा। स्टूडेंट, धारा की अगर हम बात करें तो धारा दो प्रकार का होता है। एक होता है दिष्ट धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, जो कि हमको बैटरी या सेल से जो है प्राप्त होता है, जो एक ही डायरेक्शन में जो है किसी तार या किसी परिपथ में जो है एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, तो जो है वो चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन जो है चेंज होती रहती है। ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर हम उसको यहाँ पर समझाएं आपको, तो आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे हम यहाँ पर एक सेल बना रहे हैं और सेल को कनेक्ट कर दे रहे हैं एक रेजिस्टेंस से। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि सेल में जो सेल के द्वारा हमको जो धारा प्राप्त होगी, उसकी दिशा प्लस से जो है माइनस की तरफ होगी। स्टूडेंट, ये हमारे धारा की दिशा होगी, और जो ये धारा होगी जिसका दिशा एक ही तरफ होती है, वो हमारी होती है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। तो स्टूडेंट, ये हमारी डायरेक्ट करंट हो गई। और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, हमको जो है नॉर्मली जो हमारे घरों में करंट आती है, धारा आती है, वो धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट नेचर की होती है। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहें तो अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा के सोर्स को जो है हम इस तरह जो है दिखाते हैं। स्टूडेंट, अब ये जो धारा, जो अल्टरनेटिंग सोर्स है, ये धारा की दिशा इस मान लेते हैं अभी जो है इस डायरेक्शन में धारा को जो है प्रवाहित कर रहा है। तो जब समय बीतेगा तो धीरे धीरे इस धारा को कम करके जीरो करेगा, फिर अपने धारा की दिशा को क्या कर देगा? ये चेंज कर देगा और धारा को इस डायरेक्शन में प्रवाहित करने लगेगा। फिर प्रवाहित करते करते फिर धीरे धीरे धारा एक समय आएगा मैक्सिमम होगा, फिर कम होते होते जीरो होगा, फिर से धारा की दिशा चेंज होगी, फिर से इस डायरेक्शन में प्रवाहित होने लगेगा। तो इस तरह जो है प्रत्यावर्ती धारा का डायरेक्शन जो है चेंज होता रहता है। स्टूडेंट, तो धारा हमारी दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो अभी हम लोग जो है जिस जनरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस जनित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी को बनाने, प्रत्यावर्ती धारा को बनाने वाला जो मतलब सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो है उसका चित्र भी बनाया है और हम लोग जो पढ़ना चालू करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें सिद्धांत की, तो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जो है काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। स्टूडेंट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है? देखिए, किसी भी कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, अगर हम उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहें, तो जो है उस कुंडली के अंदर जो है एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसके कुछ कुंडली के अंदर जो है हमको एक प्रेरित धारा प्रवाहित देखने को मिलती है। स्टूडेंट, सेम उसी सिद्धांत में यहाँ भी जो है काम होता है। हम लोग जो है चुंबकीय बाहर से कुछ काम करके, बाहर से वर्क करके अपनी एनर्जी को जो है, आंतरिक ऊर्जा को जो है हम इस कुंडली को देते हैं, जिससे इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में जो है परिवर्तन होता रहता है और इसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और उस धारा को जो हम प्राप्त करके नीचे कुछ इस प्रकार का सिस्टम लगाता है कि हमको जो धारा प्राप्त होती है वो प्रत्यावर्ती धारा ही होती है, उसको जो है हम अपने काम में ले लेते हैं। स्टूडेंट, तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत पे जो है हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र काम करता है। स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें हम अपने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना की, तो संरचना देखिए, इसमें कुछ जो मुख्य रूप से जो है 4 भाग होते हैं। अगर हम पहले भाग की बात करें तो इसका पहला भाग क्षेत्र चुंबक होता है। मुख्य भाग क्षेत्र चुंबक में हम लोग जो है दो चुंबक में एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ जो है साउथ पोल हम लगाते हैं, ठीक, ताकि बीच में जो है चुंबकीय क्षेत्र हमको जो है प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र इसलिए प्राप्त हो सके क्योंकि हमको चुंबकीय फ्लक्स में बीच में परिवर्तन करना, तभी तो प्रेरित धारा हमको प्राप्त होगी। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किससे करोगे? जब चुंबकीय क्षेत्र बने रहेगा तभी तो फ्लक्स में आप परिवर्तन करोगे, चुंबकीय फ्लक्स में। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम जो है यहाँ पर
नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल लगा देते हैं ताकि बीच में हमको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है हमारी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है स्टूडेंट। उसके बाद अगले पार्ट की अगर बात करें हम अगले भाग की, तो जो हमारा अगला भाग होता है, हमारा ये अगला भाग यहाँ पर है, अगला भाग जो है आर्मेचर होता है स्टूडेंट। आर्मेचर जो देखो आप यहाँ पर जो बीच वाला आयताकार भाग दिख रहा है, ये बेसिकली एक आयताकार कुंडली होती है जिसपे हमारे जो है तांबे या किसी भी मतलब किसी धातु के तार को जो है लपेट कर बनाया जाता है स्टूडेंट। तो ये जो बीच वाला भाग होता है हमारा, ठीक, ये नरम लोहे के क्रोड पर जो है तांबे के तार को जो है लपेट कर इस बीच वाले भाग को बनाया जाता है, ठीक है, जो बेसिकली कुंडली होती है। इस कुंडली को जो बोला जाता है आर्मेचर, ठीक, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो है घूमती रहती है, उसको घुमाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है, बाहर के द्वारा काम वर्क करके कार्य करके, ठीक। तो ये हमारा दूसरा भाग हुआ आर्मेचर। आर्मेचर कुंडली होती है, ठीक, जो कि नरम लोहे पर तांबे के तार को पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट कर जो है बनाया जाता है स्टूडेंट। उसके बाद अगर बात करें अगले भाग की, तो अगला भाग होता है हमारा सर्पी वलय स्लिप रिंग। स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वलय की तरह दो, यही होते हैं सर्पी वलय स्लिप रिंग होते हैं स्टूडेंट। ये बेसिकली जो हमारे आर्मेचर से का एक वाले एक तरफ का हिस्सा आकर एक सर्पी वलय से कनेक्ट होता है और दूसरे तरफ का हिस्सा आकर दूसरे सर्पी वलय, देखो अंदर से होता यहाँ तक आया है, ये दूसरे सर्पी वलय से जो है जाकर कनेक्ट होता है स्टूडेंट। सर्पी वलय स्लिप रिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट ये आर्मेचर के घूमने के साथ ये पूरा नहीं घूमता, बस इसका ये एक ही लेयर जो है सर्पी वलय का मूव करता है, बाकी स्थिर होता है, ये भी स्थिर होता है स्टूडेंट, ठीक। और ये हमारा होता है सर्पी वलय, ठीक स्टूडेंट। अब उसके बाद अगर हम बात करें ब्रुश की, तो ब्रुश यहाँ पर दो ब्रुश भी होते हैं। एक हमने यहाँ पर एक ब्रुश का नाम B1 दिया, ब्रुश का नाम यहाँ पर B2 दिया है। ब्रुश जो है बाहर के परिपथ को सर्पी वलय से कनेक्ट करता है स्टूडेंट। ये ब्रुश कार्बन या किसी भी धातु का जो है हो सकता है स्टूडेंट। अब ये जो है इससे कनेक्ट होता है। अब ब्रुश क्यों लगाया गया है, तो ब्रुश आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा तो ये भी जो पूरा सिस्टम कुंडली के साथ जो है मूव करने लगेगा स्टूडेंट। तो मतलब आर्मेचर घूमने के साथ ये भी पूरा मूव करने लगेगा और बीच में कनेक्शन जो है टूट जाएगा स्टूडेंट। इसके लिए यहाँ पर ब्रुश का जो है कर दिया जाता है व्यवस्था, ब्रुश यहाँ पर लगा दिया जाता ताकि उससे जो है टच यहाँ पर बना रहे और पूरे परिपथ का कनेक्ट सर्पी वलय से बना रहे स्टूडेंट, ठीक। तो ये हमारे चार मुख्य भाग होते हैं हमारे इस जो है प्रत्यावर्ती धारा चलचित्र के। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके हम लोग जो है कार्यविधि के बारे में। स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं कार्यविधि के बारे में कि मतलब किस तरह जो है सारा सिस्टम काम करता है और हमको धारा जो है किस प्रकार प्राप्त होती है स्टूडेंट। तो देखिए, तो हम बाहर से वर्क करके जो है कुंडली को जो है इस तरह जो है मूव करेंगे, इस तरह जो है हम घुमाएंगे, ठीक। तो जब आप कुंडली को इस तरह जो है मूव करेंगे तो आपको पता है जो कुंडली में तार लपेटा गया है, ठीक है, वायर लपेटी गई है, वो किसी न किसी धातु की होगी और धातु में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। और स्टूडेंट अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी स्टूडेंट यहाँ पर। तो अगर स्टूडेंट आपको अगर याद होगा तो एक चीज़ याद होगा कि अगर हम जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश अगर गति करता है, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश गति करता है तो उसके ऊपर एक बल काम करता है जिस बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं स्टूडेंट। तो आप जब काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, तो एक कुंडली जो है मूव होकर कुछ इस तरह जो है मूव करके इस तरह घूम रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब ये घूमेगी तो अगर हम यहाँ हमारे तार के हिस्से को सिर्फ ध्यान केंद्रित करें, हमारे तार के हिस्से को, तो तार का हिस्सा जो कुछ इस तरह ऊपर जाएगा। अब स्टूडेंट आपको पता है तार तो धातु ही है और धातु में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं स्टूडेंट। तो और चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पर बना हुआ है, तो अगर उस चुंबकीय क्षेत्र को अगर यहाँ पर हम इस तरह बनाए हैं और हमारा ये इस तरह जो मूव हो रहा है, तो हमारा जो तार है ये इस तरह ऊपर जाएगा स्टूडेंट, ऊपर जाएगा, यानी इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यानी जो आवेश है कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। तो स्टूडेंट जब आवेश ऊपर जा रहा है तो आवेश पे एक बल लगेगा, जो उस बल को हम लोग ऊपर कहते हैं जो है लॉरेंज बल स्टूडेंट। अब लॉरेंज बल लगेगा इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अंदर, तो स्टूडेंट उससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है एक दिशा में जो है मूव करने लगेंगे और जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में मूव करने लगेंगे, निश्चित दिशा में चलने लगेंगे, तो हम कहेंगे तो वहाँ पर उसके अपोजिट हमको जो है विद्युत धारा प्राप्त होने लगेगी स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं
देखिए अभी हम इस खाली एक हिस्से को यहाँ पर ए बी वाले हिस्से को देख रहे हैं, ऊपर जा रहा है स्टूडेंट, इस तरह कुंडली मूव हो रही है, घूम रही है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो उसमें एक बल लगेगा जिसको हम लॉरेंज बल कहेंगे स्टूडेंट। अब लॉरेंज बल का जो फार्मूला होता है बल का, वो बल का होता है बराबर QBV sin थीटा। ठीक, ये जो है किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला बल होता है। एक Q होता है वो आवेश जो मूव कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, B होता है उस आवेश की गति, और AB होता है चुंबकीय क्षेत्र, थीटा होता है चुंबकीय क्षेत्र और आवेश की गति के बीच का कोण स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, हमारा ये जो आवेश है ये ऊपर की तरह जा रहा है स्टूडेंट। ये जो आप फार्मूला लिखा गया है यहाँ पर, ये आवेश जो होता है ये धनावेश होता है। धनावेश को लेकर जो है सारा इसके दिशा को पता करने का रूल बनाया गया है। जबकि हम जो हम आवेश को मूव करता हुआ मान रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ऋणावेश स्टूडेंट। तो अभी देखिए अगर इसके द्वारा जो बल लगता है उसकी अगर दिशा हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए दिशा पता करने का जो तरीका होता है वो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम स्टूडेंट। अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो ए अंगुली जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ए अंगुली जो है वह हमारा आवेश किस दिशा में गति कर रहा है उसकी दिशा है। तो अगर हमारा आवेश ऊपर की तरफ गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो लगने वाला बल अंदर की तरफ होगा स्टूडेंट, मतलब अंदर की तरफ होगा। लेकिन ये आवेश यहाँ पर जो है धनावेश होगा तो उसके लिए ये सत्य है। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेश है, यानी ऋणावेश जब ऊपर हो रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी ऋणावेश ऊपर जा रहा है, तो जब ऋणावेश ऊपर जाता है उसके अपोजिट हम धनावेश को मान सकते हैं। यानी धनावेश तब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। यानी तब अगर हम बात करें दिशा की, धनावेश हमारा इस समय नीचे जा रहा है, जिस समय हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है उस समय धनावेश कहाँ जा रहा है, नीचे। तो अगर धनावेश नीचे जा रहा है तो इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला बल होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर, इस चालक के अंदर होगा, वो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे स्टूडेंट। जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे तो हमको धारा जो है किस डायरेक्शन में प्राप्त होगी, धारा जो विद्युत धारा होगी हमको इसके अपोजिट दिशा में प्राप्त होगी स्टूडेंट, इसके अपोजिट दिशा में जो है प्राप्त होगी। और अगर हम इस चालक के ऊपर ध्यान केंद्रित करें और अगर पता करेंगे तो यहाँ पर जो धारा की दिशा होगी, इस टाइम जब हमारा कुंडली ऊपर जा रहा होगा तो धारा की दिशा कुछ इस तरफ यहाँ पर होगी स्टूडेंट। और ये पूरा धारा होते हुए इस तरह होते हुए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से, इस प्रतिरोध से जो धारा हमारी इस दिशा में प्राप्त होती हुई जाएगी स्टूडेंट। तो ये इस तरह हमको धारा की दिशा यहाँ पर प्राप्त होगी। अब स्टूडेंट जब ये मूव करते 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 जब आधा चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे अब हम कुछ समय मान लेते हैं जो है, कुछ समय बाद देख रहे हैं जब जो है हमारा AB इधर चला आया है और CD इधर चला आया है, ठीक है स्टूडेंट। तो तब देखते हैं तब की स्थिति हमारी क्या होती है स्टूडेंट। तो देखिए तो स्टूडेंट अगर हम चित्र बदलेना ही से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जब CD मूव करता करता जो CD जो है करता करता हुआ इधर आने लगेगा तो CD में धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, लेकिन जब CD वाला हिस्सा जो है ऊपर जाने लगेगा तुरंत CD में जो धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही थी, तुरंत CD में धारा किस डायरेक्शन में जब ऊपर जाने लगेगा इस CD वाला हिस्सा, तो धारा की दिशा जो है इस डायरेक्शन में प्रवाहित होने लगेगी। और AB अभी ऊपर जा रहा है तो AB में धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, लेकिन जैसे ही AB चुंबकीय क्षेत्र में नीचे की तरफ जाने लगेगा तुरंत धारा की दिशा AB में उल्टा हो जाएगी, तुरंत इसके अपोजिट धारा प्रवाहित होने लगेगी स्टूडेंट। यानी जैसे ही ये आधा चक्कर कंप्लीट करेगा तुरंत धारा की दिशा क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बदल जाएगी, ठीक। और इस तरह जो है हमको धारा की दिशा हर आधे चक्कर में जो है आपकी धारा की दिशा जो है इसमें बदलती रहेगी। और जो करंट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, प्रत्यावर्ती प्रकृति का होगा स्टूडेंट, ठीक। समझ होंगे कि अगर मतलब आधा चक्कर होगा तो धारा की दिशा क्यों बदलेगी स्टूडेंट, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट। अब हम लोग निकालने वाले हैं जो भी विद्युत वाहक पर यहाँ पर उत्पन्न होगा उसके लिए जो है इक्वेशन। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें तो अगर आप इस पूरी चीज़ को इस तरह नज़रिए से देखें हैं तो आपके सामने जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है कुछ इस तरह दिखाई देगा स्टूडेंट,
ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और अभी हम जो है आर्मेचर की खाली एक स्थिति को जो है ध्यान में रखेंगे। मान लेते हैं हमारा आर्मेचर इस स्थिति में जो है ऐसा, ठीक, तो ये हमारा बन गया आर्मेचर। ठीक है स्टूडेंट, ये आर्मेचर कुछ इस तरह है, ठीक। तो ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई है। और अगर हम क्षेत्रफल, जो हमारे इस आर्मेचर का क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्षेत्रफल की जो है लंबवत होती है। तो हमारा मान लेते हैं हमारे क्षेत्रफल की दिशा है स्टूडेंट, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और हम मान लेते हैं यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है उसके बीच अभी जो कोण है यहाँ पर वो है थीटा स्टूडेंट। तो ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला। तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है B डॉट ए, P डॉट ए, ठीक, B डॉट ए। तो फाई बी बराबर डॉट प्रोडक्ट आपको पता है बी ए कॉस थीटा, ठीक, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर बी चुंबकीय क्षेत्र था सदिश की दिशा के साथ, और ये था क्षेत्रफल सदिश, और डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा स्टूडेंट, ठीक। तो अगर एक फेरा होगा तो इतना फ्लक्स जो है पास करेगा, ठीक, और अगर दो फेरे होंगे जिसका दुगना फ्लक्स पार करेगा इस कुंडली से। तो अगर n फेरे हों तब कितना फ्लक्स पार करेगा, तो n फेरे के लिए यहाँ पर हम लोग n जो है लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक। तो हम मान लेते हैं हमारे कुंडली में जो n फेरे हैं, तो n बी ए कॉस थीटा फ्लक्स जो है पार करेगा हमारे कुंडली आर्मेचर से होकर स्टूडेंट। अब थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं ओमेगा टी स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ओमेगा हमारा जो है कोणीय वेग है जो है इसका क्या कहते हैं आर्मेचर का स्टूडेंट, ठीक। तो थीटा बराबर ओमेगा टी, ठीक है स्टूडेंट। कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट, देखिए आप अगर हम बात करें कोणीय वेग बराबर होगा कोण में परिवर्तन बटे समय, यानी कोण बटे समय, ठीक है। जैसे 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी ऊपर बटे समय करते हैं ना, उस तरह अगर कोणीय वेग की बात करें कोण ऊपर कोण चला गया कोण बटे समय स्टूडेंट, तो ये कोणीय वेग हो गया। तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या होगा, थीटा टी इधर चला जाएगा तो ओमेगा टी। तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा हमारा कोणीय वेग है, टी जो है समय है स्टूडेंट, ठीक है। टी समय में, ठीक, थीटा कोण चलाते हैं उसके लिए है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फाई बी बराबर एन बी ए कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग ओमेगा टी, ठीक स्टूडेंट। अब हम लोग अगर फैराडे का जो है दूसरा नियम याद करें हैं, तो फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, हमारे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कुंडली के अंदर या यहाँ आर्मेचर के अंदर, वो बराबर होगा माइनस फ्लक्स में परिवर्तन की दर के स्टूडेंट, ठीक। ये हमारे जो है फैराडे का दूसरा नियम है स्टूडेंट, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम, ठीक। ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम जो है फाई बी का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो वो विद्युत वाहक बल के क्या होगा स्टूडेंट बराबर होगा। तो ई बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माइनस डी बाई डी टी, और फाई बी की जगह लिख सकते हैं, फाई बी की जगह हम लोग एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट एन फेरों की संख्या कांस्टेंट है, मतलब कभी अचर की तरह काम करेगा। बी चुंबकीय क्षेत्र भी अचर है, एरिया हमारे आर्मेचर का जो क्षेत्रफल है, कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो भी निश्चित है। तो यहाँ पर एन बी ए कांस्टेंट है, तो ये हमारे अवकलन से बाहर हो जाएंगे, और अवकलन खाली किसका होगा, वो कॉस ओमेगा टी का स्टूडेंट। तो करते हैं ई बराबर एन बी ए, और कॉस ओमेगा टी का जो अवकलन होता है स्टूडेंट माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो स्टूडेंट ये होता है हमारे कॉस ओमेगा टी का अवकलन होता है स्टूडेंट। तो अगर अब यहाँ पर आप गुणा करें तो ई बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो स्टूडेंट हमारा जो है ये विद्युत वाहक बल का जो है समीकरण यहाँ पर आप जो है प्राप्त हुआ है। अब विद्युत वाहक बल के समीकरण में इक्वेशन में जो है साइन ओमेगा टी आ रहा है, और टी यहाँ पर समय। तो आप देख रहे हैं साइन का जो वैल्यू है, आपको पता साइन का वैल्यू जो है प्लस माइनस में जो है क्या नाम है ऑसिलेट करता है, मतलब
प्लस माइनस में जो है ऑसिलेट करता हुआ आगे जाता है स्टूडेंट। ठीक, तो ये साइन लगा यानी हमारा जो विद्युत वाहक बल है कभी हाई कभी प्लस में ऊपर जाएगा, कभी जीरो होगा, कभी माइनस में नीचे जाएगा, इस तरह जो है ऑसिलेट करेगा और हमारा जो है विद्युत वाहक बल जो है परिवर्ती विद्युत वाहक बल होगा समय के साथ स्टूडेंट। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम तब होगा जब हमारे साइन का मान मैक्सिमम होगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन का अधिकतम मान कितना होता है, साइन का अधिकतम मान 1 होता है। तो जब 1 यहाँ पर होगा तो यानी उस समय हमारे जो भी विद्युत वाहक बल अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, जो भी विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा अधिकतम होगा जब साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा और उस समय हमारा जो विद्युत वाहक बल होगा MVA ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा अधिकतम विद्युत वाहक बल जो है प्राप्त होगा स्टूडेंट। तो ये हमारे हो गया विद्युत वाहक बल का इक्वेशन। तो स्टूडेंट अब मिलते हैं जो है अगले वीडियो में। अब यहाँ तक जो है आपको वीडियो समझ में जो है आया होगा।